नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा डायरी पर। दोस्तों, आज मैं हिंदी का टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ जो आपके सुपर टेट में 40 नंबर और यूपी टेट में 30 नंबर का आता है। सुपर टेट में 40 नंबर में आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और संस्कृत होती है। टोटल 40 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी हिंदी जो है वो 20 नंबर की आती है सुपर टेट में। और यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में आपका 30 नंबर्स का आता है हिंदी। और सीटेट की बात करें तो सीटेट में भी 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें आपका 15 व्याकरण से आता है और जो 15 नंबर के रहते हैं वो आपकी पेडागोजी आती है। उसमें सारे सब्जेक्ट का यही है कि 15 नंबर्स का आपका कंटेंट आता है और 15 नंबर्स की पेडागोजी आती है। तो फिर यहाँ पे आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का, वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला, अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों की माला। जिस प्रकार माली फूलों को एक व्यवस्थित क्रम में एक धागे में पिरोता है तब जाके आपकी फूलों की माला बनती है, उसे हम फूलों की माला कहते हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के क्रम में बद्ध व सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को आप एक व्यवस्थित क्रम में अगर पिरोते हैं तब जाके वर्णमाला कहलाता है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आइए जानते हैं किसे कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों का खंडन अर्थात टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला है खंडन, तो जैसे कि मैंने लिखा आ, तो क्या आ को हम ऐसे खंडित करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब ये रहा आपका का, क्या का को हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने चिन्ह क्यों कहा कि हम वर्णों को अलग अलग प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं। इन चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और हर एक वर्ण का अलग अलग चिन्ह होता है और उसी प्रकार हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको चिन्ह कहा गया। या फिर कह सकते हैं भाषा की लिखित व लघुत्तम इकाई को वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। मतलब हर एक वर्ण का उसका एक साउंड होता है जो उसके वर्ण में छुपा होता है। हर एक वर्ण की अपनी एक साउंड होती है जो कि छुपी हुई होती है। इसी प्रकार हम वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की दृष्टि से बोले कि जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई, अगर सिर्फ पूछ दे कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन में ध्वनि रहा तो आप ध्वनि ही टिक करेंगे। अगर ध्वनि नहीं हुआ, वर्ण हुआ, तो वर्ण को ही आप टिक करके आएंगे। लेकिन अगर वो वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से बताइए भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारण की दृष्टि से क्या होगी लघुत्तम इकाई, तब आप ध्वनि या स्वनिम भी ऑप्शन में आ सकता है। लेकिन अगर पूछे भाषा की लघुत्तम इकाई और वहाँ पे ना ही उच्चारण लिखा हो ना ही लिखित स्वरूप लिखा हो क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आपका ध्वनि भी दिया है, वर्ण भी दिया है, अक्षर भी दिया है, तब आप वहाँ पे ध्वनि ही लगा कर आएंगे। लेकिन अगर मेंशन है कि लिखित स्वरूप, भाषा की लघुत्तम इकाई का जो लिखित स्वरूप है वो क्या है, तब आप वहाँ पे वर्ण या अक्षर लगा कर आएंगे। उसके बाद आता है शब्द। भाषा की सार्थक व लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके उससे हम शब्द कहते हैं। अब यह सार्थक क्या है? सार्थक जिससे मतलब आपका मीनिंगफुल वर्ड हो, जिससे कोई मीनिंग निकले, उससे ही सार्थक कहते हैं। मतलब किसी शब्द का कोई अर्थ निकले, वही हमारा शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र। स्वतंत्र एक शब्द है जिसका अर्थ है आज़ाद, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले, उसे ही हम यहाँ पे कहेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है जिससे हम शब्द कह सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन में लघुत्तम भी आ सकता है, सूक्ष्म भी आ सकता है, सूक्ष्म इकाई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है पद। व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई को हम पद कहते हैं। पद के बाद आता है आपका वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई जिससे पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। जैसे कि आपका हो गया
मैं खाना खा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये पूरा आपका सेंटेंस है, ये पूरा आपका वाक्य है, जिससे आपको पूरा अर्थ निकल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आप कॉपी पेन लेके ही बैठिए और नोट बनाते चाहिए। मैं आपको शुरू से पूरा टॉपिक हिंदी का पढ़ाऊँगी, बेसिक से। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। जैसे पूछ लेता है भाषा या वाक्य की सबसे छोटी व लघुत्तम या सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, भाषा की सबसे बड़ी व बृहद इकाई किसे कहते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है भाषा या वाक्य की सार्थक व लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और इसको जानने के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ध्वनि होती है, फिर ध्वनि के बाद आपका वर्ण आता है, वर्ण के बाद आपका अक्षर, अक्षर से मिलकर आपका शब्दांश बनता है। शब्दांश को ही आप उपसर्ग व प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग व प्रत्यय से ही मिलकर आपका शब्दांश बनता है। फिर शब्दांश से आपका शब्द बनता है, फिर पद से पदबंध, उसके बाद आपका वाक्य, वाक्य से आपके अनुच्छेद, अनुच्छेद से आपका अध्याय, फिर रचना, और रचना को ही आप ग्रंथ या काव्य पुस्तक कहते हैं। पदबंध को आप उपवाक्य, वाक्यांश भी कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और इसका आरोही क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है, एग्ज़ाम में इसका आरोही क्रम भी पूछेगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है भाषा व वाक्य की सबसे छोटी व लघुत्तम व सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं। अगर ऑप्शन में उच्चारण, दृष्टि या लघुत्तम स्वरूप नहीं दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है भाषा की सबसे बड़ी व बृहद इकाई किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं वाक्य। भाषा व वाक्य की सार्थक व लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, शब्द। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि सार्थक मतलब जिसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड जो होते हैं उसी को ही सार्थक कहते हैं, ठीक है। और ये रहा, ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन में कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ऑप्शन में दे दिया आपका, ऑप्शन में दे दिया आपका वर्ड भी दे दिया, ध्वनि भी दे दिया, और अक्षर भी दे दिया, या लिख दिया सभी। और पूछेगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब आप यहाँ पे ध्वनि को ही टिक मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया लिखित स्वरूप दे दिया या उच्चारण की दृष्टि से दे दिया तो उस पर आपका चिन्ह। अगर पूछ दे भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, तब आपका ये वर्ड होगा। लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है और ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप जानते रखिए कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपका ध्वनि ही है, ठीक है। अगर लिखित स्वरूप पूछे तब आप वर्ण कहेंगे। ये आपका आरोही क्रम है, इसको नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। ये इसका आरोही क्रम भी आपसे पूछता है कि आरोही क्रम बताइए, तो इसको सीक्वेंस में आप लोग याद कर लीजिए। इसका आरोही क्रम पूछता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, और इनके जनक, वर्णमाला के जो जनक हैं वो पाणिनि कहे जाते हैं। वर्णमाला के जो जनक हैं इनको पाणिनि को ही कहा जाता है। लेकिन अगर वर्णमाला अगर पेपर में पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें आपका 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 10 मात्राएं तथा 12 खड़ी होती हैं। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर। अगर संस्कृत में कहा जाए तो संस्कृत में अगर 9 स्वर होते हैं, ठीक है।
मूल स्वर अगर मूल स्वर, अभी वो सब बाद में टॉपिक में पढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे हिंदी का टॉपिक है तो हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी में आपके जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वर हमारे हो गए आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ तथा ओ। संस्कृत में सिर्फ, हिंदी में छोटी री को लिया जाता है, बड़ी री को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल आपके 11 स्वर हो गए हिंदी में। 10 मात्राएं स्वरों से ही आपका मात्राएं बनती हैं, जिसमें ये आ की मात्रा ली जाती है। इसमें मात्रा में छोटा आ को नहीं गिना जाता है, छोटा आ को नहीं लिया जाता, इसका लिखित नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से इसको मात्रा में नहीं लिया गया, इसलिए 11 स्वर तथा 10 मात्राएं हो गई। ये आपका आ की मात्रा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये जो री है, संस्कृत में इसे हम री लिखते हैं ना, वही ये री का रूप है। ठीक है, संस्कृत में री का रूप है और हिंदी में री का रूप है। ये छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। ये आपकी 12 खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। का छोटा का में छोटी की मात्रा की, बड़ी की कू, कू, के, कै, को, कौ। और यहाँ पे कम कहा, यहाँ पे री को हटा के नोट में लिख सकते हैं आप। री को हटाकर अयोग्य वह लिए गए हैं। वह लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। ये जो 12 खड़ी का सुझाव था, ये सावरकर बंधु ने दिया था। सावरकर बंधुओं ने इसका सुझाव दिया था। अब आगे चलते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णमाला के भेद में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, अयोग्यवाह आते हैं। मैं आपको वर्णमाला के भेद बताती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर वर्णमाला के भेद में अगर 2 ऑप्शन हैं और 3 नहीं दिया है, तब तो आप तो 2 ही लगाएंगे, लेकिन अगर 3 दिया है ऑप्शन में, तो वर्णमाला के भेद में आप 3 ही लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, इसको आप मत लीजिएगा, स्वर पहले भी लिख सकते हैं बाद में। तो वर्णों के भेद जो होते हैं, वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोग्य वाह। जो आपके स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा री, ए, ओ, औ तथा औ। 11 स्वर होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो का से लेकर मा तक, मतलब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो आपके 4 होते हैं। फिर ये आपका अंतस्थ व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। एक आप तक का होता है उच्चिक्त व्यंजन, जो कि 2 होते हैं, जिसको ड़ा और ढा बोलते हैं, वो आपके उच्चिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, उच्चिक्त व्यंजन भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिया नहीं जाता उसको व्यंजन में टोटल, वो तो आपके उच्चित व्यंजन। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी, सारा एक्सप्लेन करूंगी कि जो स्पर्श व्यंजन 25 कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये मैं आगे बताऊंगी। वैसे तो अगर व्यंजन कहा जाए तो 33 व्यंजन ही होते हैं। ये आप का से लेकर मा तक 25 ये हो गया। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को उसमें लेते नहीं हैं। ठीक है, फिर ये आपका अयोग्य व अंग और आहा, अनुस्वार और विसर्ग, इसको आप अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं, इसीलिए अनुस्वार और विसर्ग। अगर कहा जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में अयोग्य व 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में आपके 2 होते हैं। ठीक है,
अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपका हुआ का में ऑलरेडी आपका ये जो आपका व्यंजन है इसमें आपका स्वर ऐड है, ठीक है। व्यंजन अगर लिखा जाता तो व्यंजन अगर शुद्ध रूप जो है व्यंजन का वो का के नीचे हलंत होता, इसमें हम स्वर ऐड करते हैं तब ये जाके आपका पूरा का बनता है। ये आपका स्वर ऐड होता है, व्यंजन में आपका स्वर ऐड होता है, लेकिन स्वर का उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण का आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन जो होता है वो स्वर पर ही आधारित होता है। पतंजलि द्वारा, अब कहेंगे पतंजलि, ये आपके बाबा रामदेव ने, पतंजलि आपके योग गुरु हैं जिन्होंने महाभाष्य, इनकी ग्रंथ है पतंजलि की, इन्होंने कहा है महाभाष्य ग्रंथ में कि स्वर जो है वो स्वतंत्र है तथा व्यंजन उन पर आधारित है। और पीछे अभी आपको मैंने बताया था वर्ण या अक्षर किसे कह जाते हैं, तो अक्षर जिसको हम, वर्ण जो होता है वो लिखित स्वरूप होता है, अक्षर को जैसे हम जो भी हम बोलते हैं उसका उच्चारण करके वो अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है, मूल स्वर उसमें 9 होते हैं, और कुल स्वर अगर हिंदी में कहा जाए तो 13 होते हैं। उसमें हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, और संस्कृत में अगर देखा जाए तो 13 होते हैं। उसमें ऐड हो जाता है आपका बड़ा री और लिरी, ये अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि कितने होते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देती हूँ। हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, और संस्कृत में 13 होती है। संस्कृत में ये आपका री और री ऐड हो जाता है। री आपका यही छोटा री, 2 छोटा री मिलकर ये आपका बड़ा री बनता है, ठीक है। संस्कृत में आपके 13 स्वर होते हैं। अगर कहा जाए पाली व प्राकृत भाषा में कुल संख्या जो होती है स्वरों की वो 10 होती है। इसमें री को नहीं जोड़ा जाता है, री को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए जो आपके जो पाली और प्राकृत भाषा में है कुल संख्या स्वरों की वो 10 होती है। ये सब भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ये टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा आते हैं, प्राइमरी में थोड़ा सा कम ही आता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जाता है हिंदी में। अपभ्रंश भाषा में कुल संख्या जो होती है स्वरों की वो 9 होती है, जिसमें आ को नहीं लिखा जाता, आ को इस तरह से लिखा जाता, अवग्रह चिन्ह इसको कहते हैं, इसको अवग्रह चिन्ह, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। आ को नहीं लिया जाता है, ना ही आ को लिया जाता, ना ही री को लिया जाता, इसलिए अपभ्रंश भाषा में कुल संख्या जो होती है स्वरों की वो 9 होती है, जिसमें आ को हम अवग्रह चिन्ह से लिखते हैं, ठीक है। जो पहले आपकी भाषा जो थी, सबसे पहले आपकी क्या कहते हैं संस्कृत आई, संस्कृत से आपकी पाली आई, पाली से आपकी प्राकृत भाषा आई। पाली आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा रही है, उसके बाद जो प्राकृत है वो आपकी जैन धर्म की भाषा रही है, उसके बाद आपका अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद आपकी अवहट भाषा आई, अवहट के बाद आपकी प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी। आगे जो हम लोग की आने वाली जनरेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, तो भाषा आपकी इंग्लिश कहला जाएगी। तो आगे जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो के इंग्लिश हो जाएगी। तो स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं? अगर देखा जाए स्वर वर्णों के भेद तो निम्न होते हैं, क्योंकि मात्रा के आधार पे हैं, जीवा के आधार पे भी हैं, उत्पत्ति के आधार पे भी हैं स्वरों के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पे भी हैं स्वरों के भेद। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद।
तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें एक मात्रा होती है, एक मात्रिक इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं? ये छोटे जो स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, छोटा री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आपके छोटा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पुलिप्त स्वर ओ, जब किसी जिसमें हम त्रिमात्रा का समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जिसमें समय लगे, उससे हम त्रिमात्रिक या पुलिप्त स्वर भी कहते हैं। इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। और ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय, मतलब कम मात्रा का यूज़ होता है, इसमें सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व से ज़्यादा दीर्घ स्वर में समय लगता है और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा आपका पुलिप्त स्वर में समय लगता है। जैसे हम कोई चीज़ गाना गाते, किसी चीज़ को खींचते हैं, मंत्र वगैरह जितने भी होते हैं वो सब पुलिप्त स्वर में होते हैं। फिर आगे आपको पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, मूल और संधि स्वर। मूल स्वर में वही आपके आ जाते हैं ये आपका संधि स्वर 2 प्रकार से होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अभी मैं आगे बढ़ाती हूँ, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे अभी, तब तक आप इसको लिख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, और इसको जिसमें दीर्घ मात्रा से भी ज़्यादा समय लगता है उसको पुलिप्त स्वर कहते हैं। इसमें हम री को नहीं लिखते हैं, ये कुल 7 होते हैं, ये 7 होते हैं और ये 4 होते हैं। इसमें री को नहीं रखा जाता है, इसलिए ये 7 होते हैं, ठीक है। क्योंकि री का जो है इसमें छोटा रूप है और जो बड़ा री है वो संस्कृत में होता है, इसलिए इसमें री को नहीं जोड़ा जाता है। तो जो दीर्घ स्वर हैं अगर हिंदी में पूछे जाए तो हमारे 7 ही होते हैं। अगर मूल स्वर भी पूछता है तो ये आपका 4 होते हैं हिंदी में। आप इसको, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये स्वर ख़त्म हो जाएगा। स्वरों का वर्गीकरण जो जीवा के आधार पे है और उत्पत्ति के आधार पे, इसको अभी आगे पढ़ाएंगे। और आपका उच्चारण के आधार पे ये सब मैं अभी आगे पढ़ाऊँगी आपको। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।